हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम एक पोएम करने वाले हैं जिसका नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी और इसके राइटर हैं विक्रम सेठ। तो आज इसकी पोएम की एक्सप्लेनेशन और पोइट के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पोइट के बारे में जानते हैं पहले। तो पोइट हैं विक्रम सेठ, बॉर्न इन कैलकाटा इन 1952 ऑन 20 जून। तो 20 जून को 1952 के अंदर कैलकाटा के अंदर इनका बर्थ हुआ था, यानी कि इंडियन है ये। और कोलकाता वेस्ट बंगाल में इनका बर्थ हुआ था, वेस्ट बंगाल। और इंडियन नॉवलिस्ट और पोइट हैं ये, यानी कि नॉवेल्स भी लिखते थे, वर्स नॉवल पर्टिकुलरली लिखते थे ज़्यादा, और पोइट भी रह चुके हैं ये। एंड स्टडीज़ इनकी कहाँ से हुई है? दून स्कूल देहरादून से। उसके बाद इन्होंने टॉनब्रिज स्कूल इंग्लैंड से अपनी स्टडीज़ की, और उसके बाद कॉर्प्स क्रिस्टी कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से इन्होंने आगे की फर्दर स्टडीज़ की अपनी, जिसमें इन्होंने फ़िलोसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ा। उसके बाद इन्होंने अपनी पीएचडी भी शुरू की थी इकोनॉमिक्स में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में यूएसए के अंदर, लेकिन इन्होंने कभी वो पूरी ही नहीं की, कंप्लीट नहीं की थी। अब इनकी फ़र्स्ट पोइट्री बुक की बात करें तो ये थी मैपिंग्स, जो 1980 में इन्होंने लिखी थी और पब्लिश हुई थी 1981 के अंदर। और इनका फेम नॉवल, यानी कि जिस नॉवल के थ्रू ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, काफ़ी ज़्यादा फेम में आए, वो है अ सूटेबल बॉय, जो कि पब्लिश हुआ था 1993 में। और ये अप्रॉक्स 14 कंट्रीज़ के अंदर पब्लिश हुआ था, जिसकी 1 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ जो हैं सोल्ड आउट हुई थी, बिकी थी। अब ये मैपिंग्स नाम की इनकी बुक है, पोइट्री, फर्स्ट पोइट्री बुक। इसी से ही हमारी ये जो पोइट्री है द टेल ऑफ मेलन सिटी पोएम है, ये ली गई है। तो चलिए अब आगे पोइट के बारे में और जानते हैं थोड़ा। सो ही स्टेड इन चाइना फॉर 2 ईयर्स 1980 टू 1982। 2 साल ये चाइना के अंदर रहे थे 1980 से 1982 के अंदर। वेयर ही स्टडीड पोइट्री एंड लैंग्वेजेस एट नानजिंग यूनिवर्सिटी एंड फाउंड हिमसेल्फ मोर इंटरेस्टेड इन पोइट्री दैन इकोनॉमिक्स। ध्यान दीजिए, हमने पीछे पढ़ा था इकोनॉमिक्स में इन्होंने अपनी पीएचडी शुरू की थी, लेकिन जब ये चाइना गए 1980 से 1982 तक वहाँ रहे और उन्होंने पोइट्री और उस लैंग्वेजेस को पढ़ा नानजिंग यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इन्होंने पाया कि मुझे पोइट्री ज़्यादा अच्छी लग रही है इकोनॉमिक्स की बजाय। तो इन्होंने अपना जो फ्यूचर है वो पोइट्री में परस्यू किया। इनके फादर थे प्रेमनाथ सेठ, जो कि एक एग्जीक्यूटिव थे बाटा शूज़ कंपनी के, और इनकी मदर लीला सेठ, जो कि पहली फीमेल जज बनी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। अब सेठ फैमिली थी, उसके अंदर 3 बच्चे थे, जिनमें ये सबसे बड़े थे। विक्रम सेठ इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ 3 चिल्ड्रन इन द सेठ फैमिली, यानी कि सेठ फैमिली के अंदर ये 3 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़े विक्रम सेठ ही थे। अब आगे हम पोएम की तरफ बढ़ते हैं। सो इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। अब ध्यान दीजिएगा, ये राइमिंग रहेगी हर एक, ये एक्चुअली में 2 लाइन्स की राइमिंग रहेगी हर एक लाइन के अंदर। सो इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। तो यहाँ पर सिंग और यहाँ पर किंग, तो यहाँ पर बी, यहाँ पर ट्रिम्फली, यहाँ पर थोरोफेयर, यहाँ पर देयर, यहाँ पर थिंग, यहाँ पर किंग, यहाँ पर फेयर, यहाँ पर देयर। तो हर एक 2 लाइन के अंदर इन्होंने राइमिंग्स बनाई हुई हैं। सो इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। तो ये जिस सिटी की बात कर रहे हैं विक्रम सेठ, वो कह रहे हैं कि उस सिटी के अंदर एक जस्ट और प्लेसिड किंग रहता था। अब जस्ट यानी कि जो जस्टिस करता हो, जिसे जस्टिस करना पसंद हो, और प्लेसिड यानी कि शांत रहने वाला। तो जिस सिटी की ये बात कर रहे हैं, जिस सिटी की ये कथा गा रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं, उस सिटी के अंदर एक शांत और न्यायप्रिय, जिसको न्याय करना पसंद था, वो राजा रहता था। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड। अब वो किंग था, उसने प्रोक्लेम किया, यानी कि अनाउंस किया, कमांड दी कि एक आर्क जो है वो बनाया जाना चाहिए, कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। आर्क क्या है यहाँ पर? आग यानी कि एक विजय द्वार बनाया जाना चाहिए। जैसे पर्टिकुलरली आजकल की कॉलोनीज़ के गेट के बाहर एक सिमटेड सा बड़ा सारा गेट बनाया जाता है, उसे भी आर्क कह सकते हैं हम। लेकिन पर्टिकुलरली जो बड़े बड़े चौक होते हैं, उन पर उनके नाम भी रखे जाते हैं, जैसे गंगा सिंह चौक, गंगा सिंह द्वार, इस तरह के जो होते हैं चौक पर जो सर्कुलर से बने होते हैं, उन्हें भी हम आर्क डिनोट कर सकते हैं। सो द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड। तो किंग ने एक प्रोक्लेम कर दिया, अनाउंस कर दिया कि एक आर्क, एक विजय द्वार जो है वो बनाया जाना चाहिए। दैट ट्रिम्फली वुड स्पैन द मेजर थोरोफेयर। और एक कहाँ पर बनाया जाना चाहिए? ट्रिम्फली बनाया जाना चाहिए, यानी कि एक तो सफलता के प्रतीक के रूप में, यानी कि विजय के रूप में
हमारी जीत के रूप में बनाया जाना चाहिए। एंड इट वुड स्पैन द मेजर थोरोफेयर, और ये कहाँ तक फैला होना चाहिए, कहाँ तक स्पैन किया जाना चाहिए, ये एक थोरोफेयर यानी कि जो चौराहा होता है वहाँ तक फैलाया जाना चाहिए। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, ताकि जो स्पेक्टेटर्स हैं यानी कि जो दर्शक हैं, वहाँ से आने जाने वाले लोग हैं, उन्हें वो एडिफाई कर सके, उन्हें वो अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, और लोग उसे देखकर मोटिवेट हों। द वर्कमैन वेल्ट एंड बिल्ड द थिंग, अब उसी टाइम जो वर्कमैन्स थे, जो वहाँ पर मजदूर वगैरह थे, वो गए, उन्होंने इसे बनाना शुरू किया और इसे बना दिया। दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग, अब उन वर्क्समैन ने ऐसा क्यों किया, उसी टाइम वो चले गए और बनाया, क्योंकि ये राजा था और राजा ने आदेश दिया, तो राजा का आदेश तो तुरंत प्रभाव से माना जाना चाहिए, इसीलिए वो चले गए और फटाफट से उन्होंने ये बना दिया आर्क। द किंग रोड डाउन द थोरोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, अब वो जो किंग था वो भी अपने घोड़े वगैरह पर बैठकर या गाड़ी में बैठकर उस थोरोफेयर पर, उस चौराहे पर चला गया, ताकि वो वहाँ पर स्पेक्टेटर्स को एडिफाई कर सके, स्पेक्टेटर्स को वो प्रभावित कर सके, उन्हें मोटिवेट कर सके। स्पेक्टेटर्स या तो हम कह सकते हैं दर्शक, या फिर वहाँ से आने जाने वाले लोग जो भी होंगे। तो इसमें कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं, उनके मीनिंग देखिए। जस्ट, तो जस्ट मीन्स वन हु डज जस्टिस, यानी कि जिसे जस्टिस करना पसंद हो, न्याय करना पसंद हो। एंड प्लेसिड, काम एंड पीसफुल, यानी कि जो शांत रहने वाला बंदा होता है उसे हम प्लेसिड कहते हैं। तो राजा कैसा था, जस्ट एंड प्लेसिड, इंपॉर्टेंट है ये। फिर है प्रोक्लेम्ड, यानी कि अनाउंस करना या कमांड देना। तो राजा ने अनाउंस किया था, क्या अनाउंस किया था, आर्क के बारे में। आर्क क्या होता है, अ कर्व्ड सरफेस एट द टॉप फॉर्मिंग एन एंट्रेंस। ये अभी हम आगे एक फोटोग्राफ भी देखेंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि क्या है ये आर्क वगैरह, कैसा दिख रहा था इसमें। तो पोएम में जैसा आर्क दिख रहा था वैसा दिखाएंगे आपको। तो एक कर्व सरफेस जो कि किसी एंट्रेंस पर ऊपर की तरफ बनाई जाती है। फिर है ट्रिम्फली। ट्रिम्फली का मीनिंग है विद अ सेंस ऑफ विक्ट्री, यानी कि विजय के रूप में, जीत के रूप में। तो विक्ट्री का साइन दिखाना चाहते थे ये, इस वजह से इन्होंने आर्क बनवाया। फिर है स्पैन, यानी कि एक्सटेंडेड अक्रॉस, यानी कि फैला हुआ। अब ये कहाँ तक फैलना चाहिए था, थोरोफेयर में पूरी जगह फैलना चाहिए था। थोरोफेयर यानी कि क्रॉस रोड या पब्लिक रोड, पर्टिकुलरली इसे हम चौराहा भी कह सकते हैं। और एक वर्ड है एडिफाई। एडिफाई मीन्स मोटिवेट द माइंड्स ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के दिमाग को मोटिवेट करना, यानी कि लोगों को मोटिवेट करना, उन्हें प्रभावित करना, किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट करना। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने स्पेक्टेटर्स को एडिफाई करने के लिए गए। एंड देन अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन। अब ये आर्क तक आ गए। अब यहाँ पर एक चौराहे के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, ये आर्क है और इसके नीचे राजा खड़ा है। अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन। अब ये जैसे ही और उस आर्क के नीचे आया तो इसका जो क्राउन है, सिंहासन, इसका जो मुकुट है वो गिर गया। द आर्क वॉज बिल्ट टू लो। अब उस मुकुट के गिरने का रीज़न क्या था कि ये जो आर्क था वो काफ़ी नीचा बना हुआ था, टू लो यानी कि काफ़ी नीचे की तरफ बना हुआ था, और जैसे ही मुकुट इससे टकराया तो मुकुट गिर गया। अ फ्राउन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस। तो जैसे ही ये मुकुट गिरता है तो इसके प्लेसिड फेस पर, यानी कि शांत रहने वाले चेहरे पर, अचानक से एक फ्राउन यानी कि गुस्से के एक्सप्रेशन आ जाते हैं। पर्टिकुलरली फ्राउन का मीनिंग है भौहें चढ़ाना या त्योड़ियाँ आ जाती हैं जो हमारे माथे पर, उसे फ्राउन कहा जाता है। द किंग सैड दिस इज़ अ डिस्ग्रेस। और ये देखते ही किंग कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अपमान वाली बात है, ये डिस्ग्रेस है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड। और तभी ये कह देता है कि जो चीफ ऑफ बिल्डर्स है, यानी कि उन वर्कर्स का जो चीफ है, उनका जो हेड है, उसे टांगा जाएगा फांसी पर, यानी कि उसे फांसी दी जाएगी। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज। तभी रस्सी और जो गैलोज यानी कि जो फांसी का तख्ता है उसे मंगाया गया, उसे अरेंज किया गया। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेड आउट। और चीफ ऑफ बिल्डर्स को भी लेड आउट किया गया, यानी कि ज़बरदस्ती उसे लेकर आए। ही पास द किंग। और तभी वो चीफ ऑफ बिल्डर्स यानी कि उन बिल्डर्स का जो चीफ है वो राजा के पास से निकलता है। ही गेव अ शाउट। और तभी वो चीफ ऑफ बिल्डर्स जोर से चिल्लाता है, ओ किंग इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट। अब वो जो चीफ ऑफ बिल्डर्स है वो क्या कहता है कि अरे राजा साहब, ये तो जो वर्कमैन है उनकी गलती है।
ओ सेड द किंग, और तभी कह रहा है, किंग कहता है कि अच्छा, एंड कॉल्ड अ हॉल्ट, और तभी अचानक से वो होल्ड करता है। होल्ट यानी कि रोकना किसी चीज़ को, यानी कि उसकी फांसी को रोकता है उसी टाइम। तो इसके मीनिंग देखिए, जो अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पर, एक वर्ड है फ्राउन। फ्राउन मीन्स एंग्री एक्सप्रेशन, यानी कि गुस्से के एक्सप्रेशन। फिर है डिसग्रेस, डिसग्रेस यानी कि डिसऑनर, किसी का अपमान करना। फिर नेक्स्ट वर्ड है गैलोज, द प्लेटफॉर्म वेयर अ पर्सन इज हैंग्ड टू डेथ, यानी कि उसे किसी भी पर्सन को फांसी पर टांगा जाना। जिस फांसी पर टांगा जाता है वो तख्ता होता है, उसे गैलोज कहा जाता है। फिर है लेड आउट, यानी कि ज़बरदस्ती लाया जाना। ड्रिवन आउट इन द फ्रंट, ज़बरदस्ती आगे लेकर आना। फिर है हॉल्ट, यानी कि टू स्टॉप, यानी कि रोकना। तो किंग ने अभी फांसी को जस्ट रोका था। अब क्यों रोका, आगे देखते हैं। टू द प्रोसीडिंग, अब फांसी की जो प्रोसीडिंग्स थी, फांसी की जो एक्टिविटीज़ थी, उसने, किंग ने उसे तुरंत रोक दिया। बीइंग जस्ट एंड प्लेसिडर नाउ, क्योंकि वो जस्ट था, यानी कि जस्टिस करने वाला था, और अब और भी ज़्यादा शांत था वो। ही सैड, इसीलिए वो कहता है, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन्स हैंग्ड इंस्टीड। अब किंग क्या कह रहा है कि मुझे चीफ ऑफ बिल्डर्स की बजाय वर्कमैन्स जितने भी हैं उन्हें हैंग करना चाहिए, उन्हें फांसी पर टांगना चाहिए। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज एंड सेड, और तभी जैसे ही जितने भी वर्कमैन्स होते हैं वो ये सुनते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं देखते ही काफ़ी ज़्यादा, और कहते हैं, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। और वो क्या कहते हैं कि राजा साहब, आपने ये चीज़ नोटिस नहीं की, रियलाइज़ नहीं की, लेकिन जो ब्रिक्स थी, जो ईंटें थी, वो गलत साइज़ की बनी हुई थी। समन द मैसन्स सैड द किंग, तो राजा उसी पल, उसी क्षण कहता है कि मैसन्स को बुलाया जाए। समन यानी कि बुलाना। और मैसन क्या होता है, ब्रिक मेकर को कहा जाता है जो ईंटें बनाता है, या फिर जो पत्थर वगैरह रखने का या बनाने का, सेट करने का, एडजस्ट करने का काम करता है, उन्हें भी हम मैसन्स ही कहते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली इसका मीनिंग है ब्रिक मेकर्स। द मैसन्स स्टूड देयर क्वेयरिंग, और तभी मैसन्स को लाया गया। जो मैसन्स थे वो वहाँ पर खड़े थे और क्वेयर कर रहे थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे। इट वॉज द आर्किटेक्ट दे सेड, अब जो भी जितने भी मैसन्स वहाँ खड़े थे वो कहते हैं कि ये आर्किटेक्ट की गलती है। द आर्किटेक्ट वॉज समन, अब जैसे ही राजा को पता लगा कि मैसन्स कह रहे हैं आर्किटेक्ट की गलती है, तो चलो भी आर्किटेक्ट को बुलाया जाए। द आर्किटेक्ट वॉज समन, इसीलिए आर्किटेक्ट को बुलाया गया। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी, और तभी आर्किटेक्ट कहता है, आई डू ऑर्डिन दैट यू शैल बी हैंग्ड। सॉरी, आर्किटेक्ट को राजा कहता है, हिज मैजेस्टी यानी कि द किंग। तो राजा कहता है, आर्किटेक्ट मेरे ख्याल से मेरा आदेश ये है दैट यू शैल बी हैंग्ड, तुम्हें फांसी पर टांगा जाना चाहिए। सेड द आर्किटेक्ट, ओ किंग यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, तो आर्किटेक्ट उसी पल कहता है, अरे राजा साहब आप एक छोटी सी चीज़ भूल रहे हैं। You made certain amendments to the plans when I showed them to you. Amendments यानी कि किसी भी चीज़ में बदलाव करते हैं, चेंजेस करते हैं, उन्हें amendments कहा जाता है। तो वो आर्किटेक्ट कहता है कि राजा साहब जब मैंने आपको ये पूरा प्लान तैयार होने के बाद दिखाया था तो उसमें आपने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे, कुछ बदलाव किए थे। द किंग हर्ड दिस, अब राजा ये बात सुनता है। द किंग सो रेड, और तभी राजा थोड़ा बहुत आग बबूला हो जाता है ये सुनकर। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, और लगभग आग बबूला तो क्या ही होता है, उसका मान लो दिमाग ही जैसे खराब हो गया हो। Being a just and placid king, he said, this is a tricky thing. लेकिन अब वो जस्ट था यानी कि न्याय करने वाला राजा था, और प्लेसिड था यानी कि शांत रहने वाला राजा था। तो वो कहता है कि ये काफ़ी ट्रिकी थिंग है, ये काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग है, कंफ्यूज करने वाली थिंग है। आई नीड सम काउंसिल, इसीलिए मुझे कुछ काउंसिल की ज़रूरत है। मैंने कुछ काउंसिल करनी है, यानी कि किसी से कुछ ना कुछ डिस्कशन करनी है, काउंसिल करनी है। सो द वाइजेस्ट, ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री, इसीलिए इस कंट्री का, इस राज्य का जो भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उसे लाया जाए। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट ना कैरिड टू द रॉयल कोर्ट, अब जो वाइजेस्ट मैन था उसे ढूंढा गया, बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढा गया और उसे लाया गया। ना कैरिड टू द रॉयल कोर्ट, लाया तो क्या ही गया, उसे रॉयल कोर्ट में, राज दरबार में ज़बरदस्ती लेकर आए थे वो।
बिना उसकी परमिशन के। तो इसके मीनिंग देखते हैं अब। प्रोसीडिंग्स यानी कि किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी होती है उसे प्रोसीडिंग कहा जाता है। फिर है समन। समन मीन्स सेंड फॉर। सेंड फॉर का पर्टिकुलर मीनिंग टू कॉल यानी कि बुलाना भी होता है। ये एक फ्रेज है सेंड फॉर। फिर है मैसन्स यानी कि पर्सन्स हु बिल्ड द विद ब्रिक्स यानी कि ईंटें बनाने वाले जो आदमी होते हैं। क्वियरिंग मीन्स ट्रेम्बलिंग इन फियर, डर में कांपना। और आर्किटेक्ट द पर्सन हु ड्रॉज द प्लान और मैप ऑफ अ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग का जो प्लान या मैप वगैरह ड्रॉ करता है बंदा, वो आर्किटेक्ट होता है। फिर एक वर्ड है ऑर्डिन यानी कि डिक्री या कमांड यानी कि आदेश। देन अमेंडमेंट्स यानी कि चेंजेस, किसी भी तरह के बदलाव। और फिर है सो रेड, लुक्ड वेरी एंग्री यानी कि काफ़ी आग बबूला हो जाना। फिर है लॉस्ट हिज हेड यानी कि लॉस्ट हिज टेम्पर यानी कि अपना आपा खो देना। देन काउंसिल यानी कि कोई एडवाइस, किसी तरह की सलाह। फिर है कैरिड। कैरिड मीन्स बॉट बाय फोर्स यानी कि ज़बरदस्ती लाना। फिर है रॉयल कोर्ट यानी कि राज दरबार, कोर्ट ऑफ द किंग जहाँ पर राजा रहता है। नाउ ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी। अब वो जो आदमी था, वाइजेस्ट मैन था, उसे लाया गया। अब वो चल भी नहीं सकता था और देख भी नहीं सकता था। सो ओल्ड एंड देयर फॉर वाइज वॉज ही। अब वो काफ़ी बूढ़ा था और बूढ़ा होने की वजह से ही उसे वाइज माना जाता था। वाइज माना जाता वॉज ही यानी कि वो बुद्धिमान था। अब बूढ़े होने से वाइज होने का क्या मीनिंग है, यानी कि पहले के समय में ऐसा माना जाता था कि जिसकी एज सबसे ज़्यादा है उसने दुनियादारी काफ़ी ज़्यादा देखी है, तो उसे दुनियादारी की समझ होगी, इसीलिए उसे सबसे बुद्धिमान, सबसे वाइज माना जाता था। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति को लाया गया। बट इन अ क्वेरिंग वॉइस ही सेड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। और तभी वो थोड़ा डरते हुए, कांपती हुई आवाज़ में कहता है कि जो कल्प्रिट है, जो गुनहगार है, उसे पनिश किया जाना चाहिए, उसे उसकी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। ट्रूली द आर्क इट वॉज दैट बैंग द क्राउन ऑफ। यहाँ पर एक फ्रेज है बैंग्ड ऑफ, ध्यान रखिएगा, ये एक ही फ्रेज है। एंड इट मस्ट बी हैंग। और वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहता है कि सच बात तो ये है कि ये जो आर्क है, इसी ने उस क्राउन को नीचे गिरा दिया था, तो इस आर्क को, इस विजय द्वार को टांगा जाना चाहिए। टू द स्केफोल्ड द आर्क वॉज लेड व्हेन सडनली अ काउंसिलर सेड। और तभी उस स्केफोल्ड के पास यानी कि उस फांसी के तख्ते के पास आर्क को लाया जाता है। ये भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट की बात है कि आर्क इतना बड़ा उसको स्केफोल्ड पर, फांसी के तख्ते के पास लाया कैसे गया। तो यहाँ पर आयरनी कह सकते हैं हम। व्हेन सडनली अ काउंसिलर सेड। और जब उस फांसी के तख्ते के पास उस आर्क को लाया गया, तभी एक काउंसिलर, एक सलाहकार कहता है, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच्ड योर हेड योर मैजेस्टी। और वो काउंसिलर क्या कहता है कि हम इतनी बेशर्मी से आप इस फांसी के तख्ते पर इस विजय द्वार को, इस आर्क को कैसे टांग सकते हैं जिसने आपके सिर को छुआ है। टच्ड योर हेड यानी कि आपके सिर को छू कर आया है वो आर्क, तो इसको हम कैसे टांग सकते हैं महाराज। ट्रू म्यूज्ड द किंग। तो किंग उस पर विचार करते हुए, म्यूज करते हुए कहता है कि बात तो सच है। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटर्ड अलाउड। और तभी जो क्राउड था यानी कि जो लोग खड़े थे वहाँ पर, वो काफ़ी रेस्टलेस हो रहे थे, काफ़ी बेचैन हो रहे थे और ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। अब द किंग perceived their mood and trembled and said to all who were assembled। अब किंग ने उनके मूड को भांप लिया था कि उनका मूड अब खराब हो रहा है, और किंग अब ट्रैम्बल भी कर रहा था, कांप भी रहा था, और कहता है जितने भी लोग वहाँ पर असेंबल हुए थे, इकट्ठा हुए थे, उन सभी को कहता है, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनल पॉइंट्स लाइक गिल्ट। अब वो क्या कहता है कि ये जो पाप किसका है या किसकी गलती है, इस पर हम बाद में कंसीडर कर लेंगे, इस छोटे से, इस महीन मुद्दे पर हम बाद में बात कर लेंगे, बाद में विचार कर लेंगे। द नेशन वॉन्ट्स अ हैंगिंग। लेकिन अभी इस राज्य को एक ज़रूरी चीज़ चाहिए, किसी की फांसी। हैंग्ड मस्ट बी समवन, इसीलिए किसी ना किसी को फांसी दी जानी चाहिए, एंड दैट इमीडिएटली, और वो भी अभी के अभी, किसी भी हाल में। द न्यूज़ वॉज सेट अप समवट हाई। अब जो न्यूज़ था, जो फांसी का तख्ता था, वो थोड़ा सा ऊपर बंधा हुआ था, ज़्यादा ऊंचा था।
जो फांसी की रस्सी थी। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, इसीलिए एक एक करके सभी जितने भी आदमी वहाँ प्रेजेंट थे उन सबको मेज़र किया गया, मापा गया कि किसके फांसी का फंदा इस हाइट पर जा रहा है। बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी था जो इतना लंबा था। ही फिटेड, और वो इसमें फिट आ रहा था। वन मैन दैट वॉज ऑल, सिर्फ एक ही आदमी था, बस इतना ही था। अब वो आदमी कौन था? ही वॉज द किंग, वो आदमी राजा खुद था। हिज मेजेस्टी वॉज देयर फॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री, इसीलिए शाही आदेश, राज्य के आदेश के अनुसार उस किंग को फांसी पर लटका दिया गया। अब इसके मीनिंग देखते हैं। क्वेरिंग मीन्स ट्रैम्बलिंग, यानी कि कांपना, डर में कांपना। कल्प्रिट, जो भी क्रिमिनल होता है। बैंग्ड यानी कि थ्रू अवे विद फोर्स। बैंग्ड ऑफ, मैंने आपको कहा था बैंग्ड ऑफ ध्यान रखना है, तो बैंग्ड ऑफ यानी कि थ्रू अवे विद फोर्स, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती फेंका जाना या गिराया जाना। स्केफोल्ड, प्लेटफॉर्म फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिमिनल्स, जहाँ पर क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उस प्लेटफॉर्म को यानी कि फांसी के तख्ते को कहा गया स्केफोल्ड। म्यूज्ड यानी कि विचार करना, थॉट डीपली। रेस्टलेस, बेचैन होना, अनईजी होना। फिर है परसीव्ड, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है हमारा परसीव्ड। परसीव्ड का क्या मीनिंग है? अंडरस्टूड करना, यानी कि किसी चीज़ को समझना। और फिर नेक्स्ट वर्ड है असेंबल्ड, यानी कि गैदर्ड, इकट्ठे होना। फिर है कंसिडरेशन, विचार करना, थिंक करना किसी चीज़ पर। फिर नेक्स्ट वर्ड है फाइनर, यानी कि डेलिकेट, कोई भी नाजुक सा या महीन सी चीज़, और यहाँ पर नाजुक था उनका मुद्दा। फिर है गिल्ट, यानी कि पाप, सिन या फिर गलती। फिर है नूज़, उस फांसी के फंदे को, वो जो लूप होता है यानी कि रस्सी का एक गोला सा होता है, जैसे ये रस्सी है, यहाँ पर एक रस्सी बना देते हैं हम, और जो रस्सी का गोला होगा, और एक तरफ यहाँ पर रस्सी ऊपर की तरफ जा रही है और दूसरी तरफ यहाँ गांठें लगी हुई रस्सी हैं, तो ये जो रस्सी का गोला है जिस पे एक तरफ खींचने पर ये जो रस्सी का गोला छोटा हो जाएगा, इसे हम पर्टिकुलरली नूज़ कहेंगे। फिर है बाय एंड बाय, यानी कि वन बाय वन, बाय एंड बाय, वन बाय वन, एक एक करके। और फिर है डिक्री। डिक्री मीन्स कमांड या ऑर्डर, शाही आदेश के लिए रॉयल डिक्री यूज़ किया गया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, सैड द मिनिस्टर्स, फॉर इफ इंस्टीड वी हैड नॉट द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन। अब जो जितने भी मिनिस्टर्स यहाँ पर खड़े थे वो कहते हैं भगवान का शुक्र है कि हमें कोई ना कोई मिल गया, क्योंकि अगर हमें कोई ना मिलता, इफ़ इंस्टीड वी हैड नॉट द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन, तो अगर हमें कोई ना मिलता तो ये जो बेचैन लोग हैं, ये जो बेचैन भीड़ खड़ी है यहाँ पर, ये राजा पर हमला कर देती, राजा के अगेंस्ट हो जाती, उनके खिलाफ हो जाती। लॉन्ग लिव द किंग द मिनिस्टर्स सेड। अब मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि राजा अमर रहे। लॉन्ग लिव द किंग इज़ डेड। वो कह रहे हैं कि राजा अमर रहे, राजा साहब मर चुके हैं। दे पॉन्डर्ड द डायलमा। अब उन्होंने उस डायलमा पर थोड़ा बहुत पॉन्डर किया, यानी कि वो जो उन्हें दिक्कत आ रही थी, जो डायलमा आ रहा था, कन्फ्यूज़न आ रही थी, उस पर थोड़ा बहुत विचार किया। देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, और अब वो सभी थोड़ा प्रैक्टिकली इस चीज़ पर सोचते हुए, सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम, वो उन हेराल्ड्स को, यानी कि अपने जितने भी सैनिक होते हैं, दूत होते हैं, उन्हें एक घोषणा करने के लिए, एक प्रोक्लेमेशन के लिए भेज देते हैं, इन हिज फॉर्मर मैजेस्टीज़ नेम। और ये जो प्रोक्लेमेशन है, आदेश जो निकालते हैं, ये इनके फॉर्मर मैजेस्टी यानी कि पुराने राजा साहब के नाम पर ये निकाला जाता है, यानी कि उन्हीं के अकॉर्डिंग ये आदेश निकाला जाता है, क्योंकि जो पुराने राजा थे उन्होंने ही इस तरह की विल बनाई होगी। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ अ स्टेट, यानी कि पुराने राजा साहब ने कहा होगा कि जो अगला इस सिटी के गेट से, इस शहर के गेट से निकलेगा, वही हमारे राज्य का नेक्स्ट रूलर चूज़ करेगा, यानी कि वही हमारे राज्य के अगले राजा को चुनेगा। एंड इज़ आवर कस्टम, क्योंकि ये हमारा कस्टम है, यही हमारे रीति रिवाज हैं। दिस विल बी एनफोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी, तो यही ड्यू सेरेमनी के साथ, यानी कि प्रॉपर सेरेमनी के साथ इम्प्लीमेंट किया गया, एनफोर्स किया गया, यानी कि इस बात पर गौर किया गया। अ मैन पास्ड बाय द सिटी गेट।
अब एक बंदा जो है उस शहर के गेट के पास से, इस गेट के आगे से निकला। एन इडियट, वो एक मूर्ख व्यक्ति था। द गार्ड्स क्राइड वेट, और जो गार्ड्स हैं वो चिल्लाते हैं कि रुको। हु इज़ टू बी द नेक्स्ट डिसाइड, और वो गार्ड्स क्या कहते हैं कि अगला राजा कौन बनेगा ये अभी डिसाइड करके जाओ। अब मेलन द इडियट रिप्लाइड, तो जो इडियट था, जो मूर्ख व्यक्ति था, वो कहता है कि एक मेलन तुम्हारा नेक्स्ट राजा होना चाहिए, एक तरबूज तुम्हारा नेक्स्ट राजा होना चाहिए। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, ही लाइक मेलन्स। अब ये उस बंदे का एक स्टैंडर्ड आंसर था, यानी कि एक फिक्स आंसर था सभी क्वेश्चंस के लिए। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उसे मेलन्स, उसे तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद थे। यू आर नाउ अ किंग, द मिनिस्टर सैड, क्राउनिंग अ मेलन। तो जो मिनिस्टर्स थे वो एक मेलन को, एक तरबूज को ताज पहनाते हुए कहते हैं कि अब आप ही हमारे राजा हैं। देन दे लेड और कैरिड द मेलन टू द थ्रोन, और तभी वो सभी उस मेलन को, जो थ्रोन है, जो सिंहासन है, उसके पास लेकर आते हैं। एंड रिवरेंटली सेट इट डाउन, और पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसे वहाँ रख देते हैं। अब इसके मीनिंग देखते हैं। अनरूली यानी कि अनकंट्रोल्ड, जो बेचैन हो रहा टाउन था, यानी कि वहाँ के लोग थे। पॉन्डर्ड, विचार करना किसी पर, थॉट डीपली। फिर है डायलमा, यानी कि कोई कन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूज़न। फिर है हेराल्ड्स, यानी कि मैसेंजर्स या फिर सैनिक कह लीजिए, सोल्जर्स कह लीजिए यहाँ के। कस्टम यानी कि ट्रेडिशन, रीति रिवाज। फिर है एनफोर्स्ड, यानी कि इम्प्लीमेंटेड, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना। ड्यू यानी कि विद रिस्पेक्ट, प्रॉपरली। स्टैंडर्ड यानी कि फिक्स्ड या डेफिनेट, तो उसका स्टैंडर्ड यानी कि फिक्स आंसर था। फिर है रेवरेंटली, यानी कि विद रिस्पेक्ट, पूरी रिस्पेक्ट के साथ। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। ये लास्ट पैराग्राफ है स्टोरी का, लास्ट स्टेंजा कहिए इस पोएम का। दिस हैपन्ड ईयर्स एंड ईयर्स अगो, अब ये बहुत पहले की घटना है। व्हेन नाउ यू आस्क द पीपल सो, योर किंग अपीयर्स टू बी अ मेलन, और अब भी आप जब लोगों से पूछेंगे कि आपका जो राजा है वो एक तरबूज जैसा लगता है। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ? दे से वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस, तो वो लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हाँ, ये सब जो है हमारे कस्टम्स, हमारे रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग ही हुआ है। इफ़ हिज मेजेस्टी रिजॉयज इन बीइंग अ मेलन, दैट्स ओके विद अस। और फिर लोग वहाँ के क्या कहते हैं कि अगर हमारे मेजेस्टी, हमारे राजा साहब जो हैं, उन्हें एक तरबूज बनने की इच्छा है, उन्हें तरबूज बन के रहने में ये अच्छा लगता है, तो ये हमारे लिए भी ठीक है। फॉर हु आर वी टू से, क्योंकि हम इसके बारे में कहने वाले कौन होते हैं? वट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लीव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी, और हम कहें भी क्यों कहें कि जब तक वो हमें शांति और आज़ादी से रहने दे रहे हैं तो हमें कहने का क्या हक है? द प्रिंसिपल्स ऑफ लेजी फेयर सीम टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड देयर, और जो लेजी फेयर यानी कि सामान्य कानून का सिद्धांत है वो इस पर अच्छे से एस्टेब्लिश होता है, अच्छे से वेल एस्टेब्लिश यानी कि सेटअप होता है। अब ये सामान्य कानून या फिर लेजी फेयर का कानून क्या है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है? जो भी बंदा है वो अपनी खुशी पाने के लिए, यानी कि अपनी जॉय के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए कोई फ्री है बिल्कुल, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। और जो राजा है या राज्य है वो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करने वाला है, यानी कि उसमें अपनी टांग नहीं अड़ाने वाला है। राजा अपना काम करेगा, वो लोगों को तंग नहीं करेगा, लोग अपने लिए स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। अब इसमें मीनिंग देखते हैं। कस्टमरी यानी कि ट्रेडिशन, जो रीति रिवाज हैं। फिर रिजॉयस यानी कि एन्जॉय, हैप्पीनेस, जॉय करना। फिर है लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, क्योंकि लोगों को फ्रीडम और शांति मिल रही है तो वो क्यों कुछ कहेंगे। फिर है लेजी फेयर यानी कि फ्री फॉर ऑल, सभी के लिए स्वतंत्रता। एन इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन एडवोकेटिंग दैट कॉमर्स एंड ट्रेड शुड बी परमिटेड टू ऑपरेट फ्री ऑफ कंट्रोल्स ऑफ एनी काइंड। इट वॉज अ पॉपुलर व्यू इन द मिड 19th सेंचुरी, यानी कि 1850 के आसपास ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आया था लेजी फेयर, जिसके अकॉर्डिंग कॉमर्स और ट्रेड जो है उस पे सभी जो है कंट्रोल, सभी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो सभी के लिए फ्री होना चाहिए, उस पर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए थी। तो ये लेजी फेयर था। फिर है एस्टेब्लिश यानी कि सेटअप होना किसी चीज़ पर, किसी चीज़ के ऊपर अपना एस्टेब्लिशमेंट दिखाना, कमांड दिखाना। तो इसी के साथ ये जो पोएम है इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और पोएम या चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे या स्टोरी की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।